हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल सन फिजिक्स। आज हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल ऑन वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो हमारा पहला न्यूमेरिकल फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द वर्क डन इन रेजिंग ए स्टोन ऑफ मास 5 kg एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 3 लाइंग एट द बेड ऑफ लेक थ्रू अ हाइट ऑफ 5 मीटर। एक झील है जिसकी गहराई 5 मीटर है, उसके बॉटम पे एक स्टोन है जिसका मास 5 kg है और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 3 है, यानी कि डेंसिटी जो है इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो वो हो जाएगी। अब आपको ऊपर ले जाने में इसको कितना वर्क करना है वो निकालना है। तो वर्क के लिए नेट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 5 है लेकिन नेट फोर्स क्या होगा। देखिए वेट बॉडी का नीचे काम करता है लेकिन जो बायंट फोर्स है वो ऊपर काम करता है, तो हमें रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा वो निकालना पड़ेगा। तो पहले वेट ऑफ द स्टोन दैट इज mg, 5 इंटू 9.8 49 न्यूटन आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ स्टोन जैसे मैंने अभी आपको बताया दैट इज 5 बाय डेंसिटी, डेंसिटी आ जाएगी स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 1000 और यही होगा वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड। अब वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस कितना होगा, जिसे हम बॉइंट फोर्स बोलेंगे जो ऊपर की तरफ लगेगा, दैट इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। वॉल्यूम तो सेम होगा जो पत्थर का है, डेंसिटी 1000 है और जी की वैल्यू 9.8 है, तो जो ऊपर की तरफ बाइंड फोर्स लगेगा दैट इज 16.33 न्यूटन। अब नेट जो स्टोन पे फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो क्या होगा, बॉडी का वेट और उसमें से बायोंट फोर्स माइनस कर देंगे दैट इज 32.67 न्यूटन। वर्क डन कितना होगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था हाइट कितनी है 5 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट विल बी 163.35 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए रेन ड्रॉप ऑफ रेडियस 2 मिलीमीटर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 250 मीटर अबव द ग्राउंड, व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ड्रॉप। सबसे पहले ये देखिए कि रेडियस आपको गिवन है, यानी कि ड्रॉप जो है वो स्फेरिकल है, तो उसका वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप इज 4/3 पाई आर क्यूब। ये सॉल्व करके आ जाएगा 33.49 इंटू 10⁻9 मीटर क्यूब, -9 मीटर क्यूब। मास ऑफ ड्रॉप होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो 33.49 इंटू 10⁻9 को 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 33.49 इंटू 10⁻6 किलोग्राम। फोर्स क्या होता है mg कर देंगे, ये आ जाएगा 33.49 इंटू 10⁻6 इंटू 9.6, ये आ जाएगा 328.2 इंटू 10⁻6 न्यूटन। अब वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो 328.2 इंटू 10⁻6 इंटू 250 मीटर, रिजल्ट आ जाएगा 8.2 इंटू 10⁻2 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए मैन पुशेज अ रोलर विद अ फोर्स ऑफ 60 न्यूटन थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर, कैलकुलेट द वर्क डन इफ द हैंडल ऑफ द रोलर इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। देखिए इस तरह का फिगर है, ये रोलर जो है इस पे जो हैंडल लगा हुआ है जिस पे फोर्स लगा के हम इसे खींच रहे हैं वो ग्राउंड से 60 के एंगल पे है, तो हमारे पास जो वर्क का फॉर्मूला रहेगा दैट विल बी F cos थीटा इंटू एस। आपके पास F 60 है, cos थीटा cos 60 वो 1/2 हो जाता है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो 30 है। ये सारी वैल्यूज यहाँ रखते हैं और सॉल्व करके हमारे पास जो रिजल्ट आता है cos 60 1/2 into 30 into 30 900 जूल। दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ए चैन इज प्लेस्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल such that its 1/5 part is hanging down over the edge of the table. If the length of the chain be L and the mass be M, then how much work will be done in pulling up the hanging part of the chain? जो चैन है उसकी लंबाई हम L मान लेते हैं, मास M, तो उसका 1/5 पार्ट जो है वो एक किनारे से नीचे की तरफ लटका हुआ है, हमें उसे ऊपर खींचना है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, दिस इज द क्वेश्चन।
अब मास पर यूनिट लेंथ देख लेंगे पहले, दैट इज m/l। अब मास ऑफ द हैंगिंग पार्ट ऑफ द चेन m/l इंटू l/5 यानी कि m/5, यानी कि टोटल मास m में से m/5 मास जो है वो हैंग हो रहा है। वेट ऑफ द हैंगिंग पार्ट g से मल्टीप्लाई कर देंगे, m/5 इंटू g। द फोर्स एक्टिंग ऑन द हैंगिंग पार्ट इज इक्वल टू वेट mg/5 एक्टिंग एट द सेंटर ऑफ द हैंगिंग पार्ट। देखिए हमें कितना फोर्स उसे ऊपर खींचने के लिए चाहिए, जितना उसका वेट होगा, और वो वेट उसके सेंटर पे काम करता है। तो वेट कितना है mg/5। तो वर्क डन इन पुलिंग द हैंगिंग पार्ट कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ हैंगिंग पार्ट फ्रॉम द एज। अब सेंटर की जो लेंथ होगी एज से, वो जितना पार्ट लटक रहा है उसका हाफ हो जाएगी, यानी कि 1/5 का भी हाफ, 1/10 पार्ट, तो l/10 लेंथ हो जाएगी। फोर्स हो गया mg/5 और जो लेंथ हमने ऊपर खींचनी है दैट इज l/10, तो रिजल्ट आ जाएगा mg/l/10। ये वर्क हमें करना पड़ेगा उस हैंगिंग पार्ट को टेबल के ऊपर खींचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन अ 40 किलोग्राम बॉय क्लाइम्स अ हिल, his potential energy increases by 9.8 into 10 raised to the power 4 joule. What is the height of the hill? उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है वो हो रही है 9.8 इंटू 10⁴ जूल। उसका मास है 40 kg। आपको सिर्फ हाइट निकालनी है। mgh आपको पूरा गिवन है 9.8 इंटू 10⁴, यहाँ से h आ जाएगा 9.8 इंटू 10⁴ बाई mg। आपके पास m भी है g भी है, सारी वैल्यूज रखते हैं तो रिजल्ट आ जाता है 250 मीटर। तो जो हिल की हाइट है दैट इज 250 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ टेनिस बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट 2 मीटर rebounds only 1.5 meter after hitting the ground. What is the change in its potential energy? 2 मीटर की हाइट से उसे गिराया जाता है और बाउंस होने के बाद वो केवल 1.5 मीटर ही ऊपर आती है, तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया? आप सिंपली m मास है, मान लिया h1 हाइट पहले थी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh1। पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में जब वो फॉल हो रही है, तो हाफ mv² इज इक्वल टू mgh1। यहां से v² इज इक्वल टू आ जाएगा 2gh1 या v आ जाएगा √2gh1। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हैं। तो रीबाउंसिंग के बाद मान लिया वो h2 हाइट पे जाती है तो वहां उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। नाउ वी नो दैट v² माइनस u² इज इक्वल टू 2gh2। ये आपकी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है थर्ड वाली, वहां से आया है। तो फाइनल वेलोसिटी 0, u² इज इक्वल टू 2gh2 या u इज इक्वल टू √2gh2। अब जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, दैट इज हाफ mv² माइनस हाफ mu²। यहाँ से हम हाफ m कॉमन ले लेते हैं, u² की वैल्यू और v² की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं 2gh1 और 2gh2। 2g कॉमन लेके 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा mgh1 माइनस h2। फाइनली सॉल्व करके आता है 4.9 m इंटू जूल। m मास है। यहाँ पे आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हमें पता है एक की पोटेंशियल एनर्जी mgh1, दूसरे की पोटेंशियल एनर्जी mgh2, तो दोनों पोटेंशियल एनर्जी में जो डिफरेंस होगा वो होगा mgh1 माइनस mgh2, mg कॉमन, तो ये रिजल्ट वहां से भी निकल सकता है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए गैस मॉलिक्यूल ऑफ मास 10 raised to the power minus 21 kg is moving with velocity of 18 km per hour. Calculate the kinetic energy in SI units. अब देखिए सबसे पहले आपको वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में बदलना है, वो आप 5/18 से मल्टीप्लाई करके बदल लेंगे तो रिजल्ट आएगा 5 मीटर पर सेकंड। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। m आपके पास है, v हमने निकाल लिया है, उसका स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा 12.5
इंटू 10⁻⁻27 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम travels horizontally with a speed of 100 meter per second and penetrates a wooden block of mass 990 gram suspended by a string. Find the vertical height through which the block rises. देखिए जो बुलेट की काइनेटिक एनर्जी है उसकी वजह से ब्लॉक में पोटेंशियल एनर्जी आएगी, वो ऊपर उठ जाएगा। यहाँ पे जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट होगी हाफ एम वी स्क्वायर, वो निकल के आ जाएगा 50 जूल। मान लिया ब्लॉक जो है वो h हाइट तक जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक हो जाएगा mgh, वो आ जाएगा 9.9 h के बराबर। अब यहां से h कितना आ जाएगा, दोनों एनर्जी को हम बराबर रख देते हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी और उसकी पोटेंशियल, रिजल्ट आ जाएगा 50/9.9 या 5.05 मीटर। इतनी हाइट तक वो आपका जो ब्लॉक है वो राइज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बुलेट ऑफ मास 0.01 किलोग्राम and traveling at a speed of 500 meter per second strikes a block of mass 2 kilogram which is suspended by a string of length 5 meter like a simple pendulum. The center of gravity of block is found to rise a vertical distance of 0.1 meter. What is the speed of the bullet after it emerges from the block? यानी कि वो ब्लॉक से पार होके निकलेगी तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो हमें निकालनी है। इसका मतलब यहां पे क्या होगा, यहां हम लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब मोमेंटम किस किस में है, पहले तो जब बुलेट ने उसको पेनिट्रेट नहीं किया था तब केवल बुलेट का मोमेंटम था, ब्लॉक का 0 था। उसके बाद क्या हुआ, ब्लॉक भी ऊपर हाइट तक गया है, इसका मतलब बाद में बुलेट में भी मोमेंटम है और ब्लॉक में भी मोमेंटम है। जो नेट मोमेंटम बिफोर स्ट्राइकिंग एंड मोमेंटम आफ्टर स्ट्राइकिंग दोनों का, बुलेट और ब्लॉक का, वो हम इक्वल रख देंगे। तो लेट कैपिटल V इज द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक आफ्टर इट इज स्ट्रक बाय द बुलेट। जब बुलेट इसको स्ट्राइक करता है तो मान लिया उस ब्लॉक की जो वेलोसिटी है वो कैपिटल V हो जाती है। अब हमें पता है मान लिया वो h हाइट तक जा रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू mgh, या फिर v इज इक्वल टू √2gh हो जाएगा। नाउ अप्लाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि इस क्वेश्चन में हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करना पड़ेगा। इसे ध्यान से समझिए, एम वी प्लस 0, एम बुलेट का मास है, v बुलेट की स्पीड है, और 0 यानी कि जो ब्लॉक का मोमेंटम है वो 0 है, क्योंकि ब्लॉक जो है वो रेस्ट में था। टकराने के बाद ब्लॉक का मास m है, वेलोसिटी v है, तो मोमेंटम कैपिटल M कैपिटल V ये हो जाएगा। और मान लिया अब जो बुलेट निकलती है वो v1 वेलोसिटी से निकलती है, तो बुलेट का मोमेंटम हो जाएगा mv1। जितना मोमेंटम पहले था ब्लॉक और बुलेट सिस्टम का उतना ही बाद में रहेगा। तो अब इसमें अगर हम v1 की वैल्यू निकालें तो वो निकल के आएगी, सारी वैल्यूज रख के, 217.2 मीटर पर सेकेंड। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान देने वाला है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस एक कंसेप्ट ध्यान रखने का है कि इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज हो रहा है। नाउ थैंक यू, आप लोगों ने इस वीडियो को देखा। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके लिए वीडियो अच्छा रहा है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये जो बेल आइकन है अगर इसे प्रेस कर देंगे तो कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करेंगे।